आज हम लोग प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। आज आगे का क्वेश्चन हमारा 13th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। कोई भी रोगी है जिसे दिल का दौरा, हार्ट अटैक आने का जो डेंजर है वो 40% है। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है। मीन्स अगर ध्यान और योग विधि से हम योगा वगैरह करते हैं, ध्यान विधि का यूज करते हैं, तो इससे दिल के दौरे को पड़ने का खतरा हम 30% कम कर सकते हैं और दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है। और अगर मैं दवा लेता हूं, उसकी मेडिसिन अगर मैं लेता हूं, तो हम उस खतरे को 25% तक कम कर सकते हैं। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। हार्ट पेशेंट है एक, वो इन दो विकल्पों में से ध्यान और योग विधि पहला विकल्प, दूसरा विधि दवा कर लेना, एक विधि का चयन करता है। यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से यादृच्छया एक रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। इन दोनों विधियों में से किसी एक विधि का वो इस्तेमाल कर रहा था, वो हार्ट पेशेंट यानी कि हार्ट से ग्रसित हो जाता है, दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। तो रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो मुझे ये पता लगा, और शायद आपको भी पता लगा होगा बच्चों, कि ये क्वेश्चन हमारा बेस थ्योरम से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले दो बातें यहां पर हो रही हैं। सबसे पहले इसमें हो रहा है कि या तो जो पेशेंट है वो ध्यान और योग विधि का इस्तेमाल करेगा, या तो फिर वो दवा का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद दिल का दौरा आना बाद की बात है। तो आपने देखा पहले कौन सा काम होगा, पहले दिल का दौरा आएगा या पहले वो ध्यान और योग विधि या फिर वो दवा का इस्तेमाल करेगा। तो आंसर है, अगर वो दिल का पेशेंट है, अगर वो हार्ट का पेशेंट है, तो पहले तो वो ध्यान और योग विधि का इस्तेमाल कर रहा होगा या तो फिर वो दवा ले रहा होगा। दिल का दौरा तो उसको बाद में आने की बात है, क्योंकि अगर हार्ट पेशेंट है तो पहले तो वो इन सब चीजों को इस्तेमाल करेगा ना, दिल का दौरा तो उसको बाद में आएगा। तो ये हमारे सैंपल स्पेस के दो विभाजन बनेंगे बेटा। कौन सैंपल स्पेस के दो विभाजन बनेंगे, मैं फिगर में भी शो करता हूं और मैं आपको लिख के भी अभी दिखाता हूं, उससे आपको दोनों से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये दो सैंपल स्पेस के दो विभाजन मैंने यहां पर बनाए। दिस इज कंप्लीट सैंपल स्पेस। यहां पर मैं लिख देता हूं, माना जो घटना E1 है वो प्रदर्शित करती है ध्यान और योग विधि, इस योग विधि का प्रयोग करने को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ध्यान और योग विधि का प्रयोग करने की घटना है ये। तो जो घटना E1 है वो ध्यान और योग विधि का प्रयोग करने की घटना है, और जो घटना E2 है ये दवा का प्रयोग करने की घटना है, दवा का प्रयोग करने की घटना है, दवा का प्रयोग करने की घटना। अच्छा, ये तो हमारे सैंपल स्पेस के दो विभाजन हो गए, E1 and E2 are the sample space, are the partition of sample space, are the partitions of sample space। तो मैंने क्या लिया कि जो भी हार्ट पेशेंट है, या तो
वो ध्यान और योग विधि का प्रयोग करता है या तो वो दवा का प्रयोग करता है। अगर हार्ट पेशेंट ध्यान और योग विधि का प्रयोग करता है तो इस घटना को हम E1 से लिख लेते हैं, और अगर वो दवा का प्रयोग करता है तो इस घटना को मैं E2 से लिख लेता हूं। इन दोनों में ही बेटा एक घटना और भी होगी जो इन दोनों घटनाओं में कॉमन घटना होगी, उसे मैं A से लिख लेता हूं। ये कौन सी घटना है? तो क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो ये घटना है दिल का दौरा पड़ने की घटना, तो मैं इसे लिख लेता हूं दिल का दौरा पड़ने की घटना। ये हमारी कॉमन इवेंट है। कैसे कॉमन है? देखिए ध्यान से, अगर कोई हार्ट पेशेंट ध्यान और योग विधि का इस्तेमाल करता है तो दिल का दौरा 100% तो खत्म नहीं कर सकता ना, कम कर सकता है। तो अगर वो ध्यान और योग विधि का प्रयोग करता है तो भी उसे दिल का दौरा पड़ सकता है, लेकिन अगर वो हार्ट पेशेंट दवा का प्रयोग करता है तो भी उसे दिल का दौरा पड़ सकता है। इसलिए अगर ध्यान और योग विधि का इस्तेमाल करता है तो भी उसे दिल का दौरा पड़ सकता है, और अगर वो दवा का इस्तेमाल करता है तो भी उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों विधियों का इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक का डेंजर 100% तो नहीं दूर कर सकते ना, कम कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस इट, नॉट रिमूव इट। ओके, अब आगे लिखा हुआ है, जब इतनी सारी चीजें हो गई तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं बेस प्रमेय के क्वेश्चंस में, कि सबसे पहले मैं लिखता हूं कि मुझे ज्ञात क्या करना है। तो मुझे जो भी ज्ञात करना है मैं यहां से पढ़ के देखता हूं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से यादृच्छया चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित होता है। मतलब ये दिया गया है कि जो भी रोगी है जिसको हमने चूज किया वो दिल का दौरा उसको पड़ता है, तो ये वाली बात हमको दी गई है। अब दिल का दौरा पड़ता है उसको, ये घटना आपको दी गई है। अगर बेटा ये घटना दी गई है तो इसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अच्छा, रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो वो रोगी ध्यान और योग विधि का प्रयोग करता है, इसकी प्रायिकता चाहिए, मतलब E1 की प्रायिकता चाहिए। तो यहां पर आप E1 लिखेंगे। तो ए आपको दिया गया है, दिल का दौरा उसको पड़ता है, ये दिया गया है। एक पेशेंट हमने रैंडमली चूज किया, उस पेशेंट को दिल का दौरा पड़ता ही हमें ज्ञात है, तो मैंने यहां लिख दिया। और वो ध्यान और योग विधि का इस्तेमाल करता है, अर्थात E1 की प्रायिकता आपको बतानी है, तो ये हमको ज्ञात करना है। जस्ट इसके बाद मैं फॉर्मूला लिखने का प्रयास करूंगा। फॉर्मूला अगर मालूम हो जाता है हमको तो हम श्योर हो जाते हैं कि मुझे कौन कौन सी क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला। यहां पर मैं बेज प्रमेय का इस्तेमाल करूंगा। बेज प्रमेय से, क्यों बेज प्रमेय का इस्तेमाल करूंगा अब आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए हैं हमने। बेज प्रमेय में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A इज इक्वल टू probability of E1 multiplied by probability of A upon E1 upon probability of E1 multiplied by probability of A upon E1 plus probability of E2 multiplied by probability of A upon E2. So this is the formula जो कि हम यूज करने वाले हैं। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या क्या होंगी। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यूज, कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जिन भी वैल्यूज को चाहिए वो क्या होंगी, मैं यहां लिख के आपको दिखाता हूं। मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी चाहिए, इसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 भी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 भी चाहिए। जैसे ही बेटा ये आप निकाल लेंगे, आपको इसमें रखना होगा सारी वैल्यूज और सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करें। E1 है ध्यान और योग विधि का प्रयोग करने की घटना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ध्यान और योग विधि का प्रयोग करने की प्रायिकता। ये बड़ा सिंपल है। अब ध्यान से देखें बेटा, हमारे पास
हार्ट अटैक के डेंजर को कम करने के दो तरीके हैं, या तो मैं ध्यान और योग विधि का प्रयोग करूंगा या तो मैं दवा का प्रयोग करूंगा। ध्यान और योग विधि या दवा का, अब दो में से किसी भी एक का इस्तेमाल करने की प्रायिकता क्या होगी? आप देखें, ध्यान और योग विधि का प्रयोग करने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल विधियां कितनी हैं? दो। उनमें से किसी एक विधि का प्रयोग करने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। इसी तरह से दो में से दवा का प्रयोग करने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/2। आप दवा का प्रयोग करने की प्रायिकता देखेंगे तो वो भी 1/2 होगी। अब इसकी बात करिए, यहां पर ध्यान से देखने की जरूरत है। इवन हमको दिया गया है, इवन हमको दिया गया है। क्या दिया गया है? इवन कि वो जो भी पेशेंट है वो ध्यान और योग विधि का प्रयोग करता है, ये हमको मालूम है। तो एक ही प्रायिकता, अर्थात हार्ट अटैक पड़ने की प्रायिकता। मैं इसको एक साथ बोलता हूं कि एक पेशेंट है जो ध्यान और योग विधि का इस्तेमाल करता है, तो फिर भी उसको हार्ट अटैक का प्रायिकता कितनी होगी? यहां पर क्या होगा कि वो दवा का इस्तेमाल करता है, फिर भी उसको हार्ट अटैक आने की प्रायिकता क्या होगी? ये इन दोनों के मतलब है। अब हम बुक पढ़ते हैं और उससे मुझे पता लग जाएगा। मैं पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिए। लिखा यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है। जरा गौर से बेटा देखे, ध्यान और योग विधि से दिल का दौरा पड़ना 30% कम हो जाता है, लेकिन ध्यान और योग विधि का इस्तेमाल करने वाले पेशेंट को भी 70% तो खतरा बना रहता है ना। 30% खतरा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, पर 70% डेंजर बना रहता है। इसलिए योग और ध्यान विधि का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति में दिल का दौरा पड़ने के प्रायिकता कितनी है? 70%। इस पॉइंट को बेटा आपको गौर से समझना है। देखो, उन्होंने बोला कि योग और ध्यान विधि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति 30% खतरा कम कर लेता है, लेकिन मुझे यहां क्या लिखना है? मुझे लिखना है कि ध्यान और योग विधि का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने का खतरा कितना % बना रहता है? तो 30% कम कर लेता है, लेकिन 70% उसका खतरा बना रहता है। मैं 70% यहां लिखूंगा। यहां मुझे लिखना है कि दवा का इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति होगा उसके दिल का दौरा पड़ने का खतरा कितना रहेगा, कितना कम कर देगा, ये मुझे नहीं लिखना, कितना रहेगा ये लिखना है। बुक ने दिया है 25% कम कर देगा, लेकिन डेंजर कितना % बना रहेगा? तो आंसर है 75% उसको डेंजर बना रहेगा। तो मुझे दिल का दौरा पड़ने का चाहिए, कम करने का नहीं चाहिए प्रायिकता। अब आप देखिए बेटा, मैंने सारी वैल्यूज आपको निकाल के दे दी हैं। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखने के बाद आप कैलकुलेट करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13, और 13th नंबर क्वेश्चन पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 14/29। द आंसर विल बी 14/29। यू विल गेट योर आंसर। सो प्लीज सॉल्व इट, और नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इजी क्वेश्चन। जैसा कि पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं that in this exercise there are 19 क्वेश्चन, और इस समय क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं आ गया हूं। बड़ी जल्दी से कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दें। यदि दो कोटि के एक सारणिक के सभी अवयव 0 या 1 हों, दो कोटि का बेटा एक सारणिक है, डिटर्मिनेंट है, ये एक डिटर्मिनेंट है। दो कोटि का सारणिक, दो कोटि का सारणिक, दो कोटि का सारणिक मतलब उस सारणिक का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। 2/2 मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दो रो होंगी, दो कॉलम होंगे। किस तरीके की होगी? इस तरीके की वो सारणिक होगी आपकी, ऐसे। एक एलिमेंट यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। ओके, दो नंबर ऑफ रोज होंगी, दो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। आगे इन्होंने बोला एक सारणिक का धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता है? इसकी वैल्यू धनात्मक आएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। मान लीजिए कि सारणिक के प्रयोग
अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जा सकते हैं तथा प्रत्येक की चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है। सबसे पहले जो एलिमेंट यूज होंगे यहां पर वो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स वी कैन यूज ओनली 0 and 1। केवल बेटा ये दो ही एलिमेंट हैं। बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं फिर से पढ़ दूं कि यदि दो कोटि के एक सारणिक, दो कोटि का सारणिक मतलब उसका ऑर्डर 2/2 का है, उसमें दो रोज हैं, दो कॉलम भी हैं। एक अवयव 0 या 1 हो, या तो हम एलिमेंट 0 ले सकते हैं या मैं एलिमेंट 1 ले सकता हूं। इसके अलावा मैं कोई भी एलिमेंट वहां लिख नहीं सकता। बस यही दो एलिमेंट्स में से ही मैं कुछ एलिमेंट यहां पर लिख सकता हूं। तो धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता है? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। बेटा आप ध्यान से देखें, इस नंबर को भी आप या तो 0 या 1 लिख सकते हैं। इस प्लेस पर भी या तो 0 या 1 लिख सकते हैं। इस प्लेस पर भी आप 0 या 1 लिख सकते हैं। इस प्लेस पर भी आप 0 या 1 लिख सकते हैं। तो इतनी जानकारी से मैं चाहूं तो कुल परिस्थितियां निकाल सकता हूं। कुल परिस्थितियां, टोटल आउटकम्स, कुल परिस्थितियां, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। ध्यान से सभी बच्चे देखें, इस स्थान को कितने तरीके से भरा जा सकता है? दो तरह से, या तो 0 या 1। और के लिए मल्टीप्लिकेशन। इस स्थान को कितने तरह से भरा जा सकता है? फिर दो तरीके से, या तो 0 या 1। और इस स्थान को कितने तरीके से भरा जा सकता है? फिर से दो तरह से, या तो 0 या 1। फिर इस स्थान को कितने तरह से भर सकते हैं? दो तरह से, या तो 0 या 1। इस तरह से कुल कितनी परिस्थितियां निकली? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप देखें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 16 हियर। ओके, अब अनुकूल परिस्थितियां कितनी होंगी? अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बेटा अनुकूल परिस्थितियां क्या है? अनुकूल परिस्थितियां तो ये हैं कि सारणिक की वैल्यू हम हर बार कैसी चाहते हैं? पॉजिटिव चाहते हैं। तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आप पॉजिटिव चाहते हैं तो ऐसे डिटरमिनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए। मैं एक आपको लिख के दिखाता हूं, एक डिटरमिनेंट मैं लिख के दिखाता हूं, आप देखें। अगर एक डिटरमिनेंट ये है जिसमें 1 0 0 1 लिखा हुआ है, तो आप इसे बेटा कैलकुलेट करके देखिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसे? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 1, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो वैल्यू कितनी आई? 1। किस तरह की वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारे अनुकूल एक तो ये परिस्थिति हो गई। और देखिए हमारे अनुकूल एक ये भी परिस्थिति हो सकती है बेटा, 1 0 1 1। ये परिस्थिति भी हमारे अनुकूल हो सकती है। कैसे? इसको कैलकुलेट करके आप देखिए। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 1। ये वैल्यू भी कैसे आ गई है बेटा? ये वैल्यू भी पॉजिटिव वैल्यू है। हमारे पास एक परिस्थिति और भी हो सकती है। कौन सी परिस्थिति? आप ध्यान से देखें, 1 1 0 1। इसको भी आप कैलकुलेट करिए। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इट विल बी 1, एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू। सो यू आर सी कि हमारे पास हमारे अनुकूल परिस्थिति क्या थी? मुझे हर बार सारणिक का मान धनात्मक चाहिए था। तो टोटल कंडीशन, टोटल आउटकम्स तो 16 होंगे, लेकिन उन 16 परिस्थितियों में ये बेटा 3 परिस्थितियां ऐसी हैं, 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपको सारणिक का मान हर बार पॉजिटिव मिलेगा, और आप देख रहे हैं मिलेगा। इसके अलावा और कहीं पर भी आप 1 और 0 लिख के बना के देखिए, जैसे मैंने ये बनाए हैं रैंडमली। आप भी कुछ करके देखिए,
कुछ भी बनाइए, कहीं भी 1 लिखिए, कहीं भी 0 लिखिए। अगर आप सब जगह भी 1 1 लिख देते हैं, अगर आप सब जगह भी 1 1 लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी बेटा। इसको कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे 1, इट विल बी 0। दिस इज नॉट पॉजिटिव, सो दिस इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकते। इस तरह से हमने और भी बना बना के देखे, लेकिन हमने देखा कि 3 कंडीशंस के अलावा मुझे और कोई फेवरेबल आउटकम्स नहीं मिला। मुझे अगर मुझे केवल 3 अनुकूल परिस्थितियां मिली हैं तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई? 3। आप भी बना के देखिए, ट्राई करिए तरह तरह से 1 0 लिख करके। अगर आपको भी पॉजिटिव आप देखेंगे आपको नहीं मिलेगा। देयर आर ओनली दीज 3 आउटकम्स जो कि पॉजिटिव वैल्यू देंगे, इनके अलावा कोई आउटकम नहीं होगा जो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। So there are only 3 outcomes which are favorable to us. So अनुकूल परिस्थितियां 3, कुल परिस्थितियां 16, इसलिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा? Probability of the event will be favorable number of outcomes upon total outcomes. Favorable number of outcomes are 3 and the total outcomes are 16. So our required probability is 3 upon 16. This is our answer. तो आप ध्यान रखें, हर क्वेश्चन को लगाने का प्रोबेबिलिटी में बेटा आपको क्वेश्चन लगाने के लिए अलग अलग तरीके भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप अपने माइंड को ओपन करके रखिए, अच्छी तरह से उससे सोचिए और आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। हम और आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं आप। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के 2 सहायक निकाय ए और बी हैं। कोई एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली होगी, कोई विद्युत का कुछ चीज बना रहे होंगे हम, उसमें 2 सहायक उसको बनाने में जो हेल्पफुल हैं वो 2 सिस्टम है ए और बी। पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात हैं। पूर्व परीक्षण हमने किए, उनमें से कुछ मुझे निम्न प्रायिकताएं ज्ञात हैं। प्रोबेबिलिटी ए के असफल होने की 0.2 है, बी के अकेले असफल होने की 0.15 है और ए और बी के असफल होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। तो निम्न प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए असफल अपॉन बी असफल हो चुका हो। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता आपको चाहिए। इस तरह से आपको 2 पार्ट के आंसर चाहिए। मैं क्वेश्चन से कुछ हिस्से यहां नोट कर लेता हूं और फिर आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं। प्रोबेबिलिटी ए के असफल होने की, ए के असफल होने की प्रायिकता दी गई है 0.2। फिर प्रोबेबिलिटी बी के अकेले असफल होने की, बी के अकेले असफल होने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी है 0.15। ओके, नेक्स्ट ए और बी के असफल होने की, ए और बी के असफल होने की, ए और बी के असफल होने की प्रोबेबिलिटी दी जा रही है 0.15। अब आपको कुछ चीजें पता लगानी है। मैं पहले इसको आपको समझा देता हूं और इसके बाद जो भी मुझे फाइंड करना है वो मैं करके दिखा दूंगा आपको। आप ध्यान से देखें बेटा, इस क्वेश्चन के लिए मैं हेल्प लेता हूं अपने वेन डायग्राम की, वेन आरेख की हेल्प लेता हूं। तो यहां पर मैं मान लेता हूं या मैं नोट बना लेता हूं सीधे, दिस इज माई सैंपल स्पेस एस। इसमें 2 ये डायग्राम मैंने बनाए। ये रिप्रेजेंट करता है ए के असफल होने को, ए की असफलता को, और ये वाला रिप्रेजेंट करता है बी की असफलता को, सफलता को नहीं असफलता को। तो आप बेटा गौर से समझ सकते हैं, ए की असफलता को ये
सर्कल रिप्रेजेंट करता है, बी की असफलता को ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। अब उन्होंने दिया ए के असफल होने की 0.2 है। ध्यान से सभी बच्चे समझें, ए के असफल होने की, ए के असफल होने का मतलब है पूरा ए, क्योंकि ए यहां तक तो है ना बेटा, तो पूरे ए में कितनी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए? 0.2। इन्होंने बोला बी के अकेले असफल होने की। अब देखो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में बेटा डिफरेंस है। इसमें ए के असफल होने कहा गया था और इसमें कहा गया बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता, दोनों में फर्क है। जब ये कहेंगे कि बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता, तो वो प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतने बी की होगी, बस इतने की, क्योंकि यहां सिर्फ बी अकेले है, कोई उसके साथ शामिल नहीं है। देख रहे हैं आप कि बी के अकेले असफल, तो अगर मैं यहां तक भी बी को कर देता तो फिर बी अकेला नहीं था, उसमें थोड़ा ए का हिस्सा भी आ गया होता। लेकिन बी के अकेले असफल होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, तो उसे मैं यहां पर लिख देता हूं 0.15। ओके, ए और बी के असफल होने की प्रायिकता। अब इसमें इन्होंने बताया कि ए और बी दोनों के असफल होने की प्रायिकता। इस ग्राफ में कौन सा हिस्सा है जो दोनों के असफल होने की प्रायिकता को रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला हिस्सा, ये वो हिस्सा है जो ए और बी दोनों के असफल होने को रिप्रेजेंट करता है। यहां क्या बताया गया? ए और बी के असफल होने की प्रायिकता 0.15 है, तो ए और बी दोनों के असफल होने की प्रायिकता मैं यहां नोट करूंगा 0.15 है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने दिया ए के असफल होने की 0.2 है। जरा गौर से देखें बेटा, ए का असफल होना पूरा ए इसमें शामिल है, पूरा ए, क्योंकि इन्होंने इसमें नहीं कहा कि ए के अकेले असफल होने की। अगर ये बोलते कि ए के अकेले असफल होने की तो मैं यहां उसको लिख देता, लेकिन इन्होंने पूरे ए के असफल होने की 0.2 दी है। अगर पूरे ए के असफल होने की 0.2 है तो उसमें से 0.15 अगर ये हटा देंगे तो मैं ए के अकेले असफल होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकता हूं। तो ए के अकेले असफल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? ध्यान से देखें सभी बच्चे, पूरे ए के असफल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2। इसमें इस वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, तो इस वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी 0.05 बचेगी। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। और अगर बेटा एक बार ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द आंसर्स। आप जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आप सारे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, ए और बी के असफल यानी कि दोनों के असफल होने की प्रायिकता 0.15 है। ये पोर्शन दोनों की असफलता को दर्शाता है। अब बी के अकेले असफल होने की, तो बी का अकेला असफल होना ये वाला हिस्सा दर्शाता है 0.15। ए के असफल होने की, तो ए के असफल होने को कितना हिस्सा दर्शाता है? ये वाला हिस्सा, ए के असफल होने को। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ए के अकेले असफल होने को, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन है। अब पूरे ए के लिए दी गई थी 0.2, उसमें से 0.15 तो ये निकल गया, तो ए के अकेले असफल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बची? 0.05। ओके, अच्छा, अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट की मैं आंसर बता देता हूं। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लिखा है प्रोबेबिलिटी ए असफल बाई बी असफल हो चुका है, बी असफल हो चुकी है, ऐसे। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? सिंबल्स में अगर लिखूंगा, वी कैन राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक बी, ए अपॉन बी, ए बाई बी भी लिख सकते हैं, कई नामों से हम इसको पढ़ सकते हैं। एंड इट्स फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लीज रिमेंबर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? केवल बी की? नो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस पूरे बी की प्रोबेबिलिटी, थोड़ा ध्यान से बच्चे समझें, पूरे बी की प्रोबेबिलिटी, तो बी में तो पूरा इतना हिस्सा आता है बेटा, ये वाला पूरा हिस्सा। अब इस पूरे हिस्से की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 0.15 यहां, 0.15 यहां, दिस विल बी टोटली 0.30। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1/2, दशमलव 2 अंक से 2 अंक से हट जाएगा, 15 दूना 30, और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा इट विल बी 0.5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट सेकेंड है ए के अकेले असफल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, ए के अकेले असफल होने की, ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता। बेटा आप गौर से देखें, अगर आप यहां पर अभी मैं जो बता रहा था आपको कि ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता, क्या ये रिप्रेजेंट करता है ये या ये, कौन रिप्रेजेंट करता है ए के अकेले असफल होने की, तो ए के अकेले असफल होने का केवल ये वाला पोर्शन है, बस ये वाला हिस्सा, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। ए के अकेले कह दिया ना इसने, अगर ए के असफल होने की प्रायिकता मुझसे पूछता, ए के असफल होने की प्रायिकता, तो मैं इस दोनों को जोड़ के बताता, और वो तो हमको दिया ही गया है 0.2। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों जवाब आपके सामने हैं, आप देखें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पे अब हम आ जाते हैं। तो कैसे करेंगे 16 नंबर, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। 16 नंबर पे थैले एक में 3 लाल तथा 4 काली गेंदें हैं, थैला 2 में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। बेटा यहां पर फिलहाल इतना जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा उससे मुझे एक आइडिया मिल रहा है कि यहां 2 थैले हैं, एक थैला ये है, थैला 1, और एक थैला ये है, थैला 2। उन्होंने बताया कि थैले 1 में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। थैले 2 में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं, यहां 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आगे लिखा हुआ है एक गेंद को थैला 1 से थैले 2 में स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान से देखें, हम एक बॉल थैले 1 से निकालते हैं और उसको थैले 2 में रखते हैं, यहां से एक बॉल स्थानांतरित करके यहां ले जाई जाती है, ट्रांसफर ऑफ बॉल होता है यहां पे। यहां से एक गेंद उठाई जाती है थैले 1 से और उसको यहां ले जाते हैं। अब यह संभावना है कि इससे जब एक गेंद उठा के इसमें रखेंगे तो यहां से जाने वाली वो गेंद रेड कलर की भी हो सकती है और यहां से जाने वाली वो एक बॉल ब्लैक कलर की भी हो सकती है, ये हो सकता है। अच्छा, तो थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया जाता है और तब एक गेंद थैले 2 से निकाली जाती है। तो पहले हम यहां से एक बॉल को यहां ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद हम थैले 2 से एक गेंद निकालते हैं। ओके, निकाली गई गेंद लाल रंग की है, तो जो ये वाली बॉल हम निकालते हैं ये रेड कलर की बॉल आती है मेरे पास। स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो जो स्थानांतरित बॉल है यहां से यहां पर, उसके काली होने की क्या प्रायिकता है? बेटा आप यहां पर देखें, सबसे पहले यहां से एक गेंद यहां पर डाली जाती है। अब संभावना यह है कि जो थैले 1 से गेंद निकालकर थैले 2 में डाली जाती है वो बॉल रेड भी हो सकती है, वो बॉल ब्लैक भी हो सकती है, और इसके बाद थैले 2 से एक गेंद निकाली गई है जो कि रेड कलर की निकली हुई है। तो आप ध्यान से देखें, मुझे बताएं कि पहले कौन सा काम होगा। क्या पहले थैले 2 से रेड बॉल निकलेगी या पहले हम थैले 1 से थैले 2 में बॉल ट्रांसफर करेंगे? तो क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन सबसे पहले हम थैले 1 से थैले 2 में बॉल को ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के यहां पर 2
पार्ट हो सकते हैं, या तो रेड बॉल जा सकती है या ब्लैक बॉल जा सकती है। तो अब मुझे इसको पढ़कर जो समझ में आ रहा है वो ये कि यहां पर भी बेटा बेस थ्योरम ही लगने वाली है। अब इसको कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले फिगर से और फिर लिख करके आपको इसको बताता हूं। ये हमारा सैंपल स्पेस है जिसमें हमने दो पार्टीशन कर लिए हैं, E1 और E2। ये घटनाएं क्या है मैं पहले इसको लिख के दिखाता हूं। माना घटना E1, थैले 1 से एक लाल गेंद का थैले 2 में जाना है। माना घटना E1 थैले 1 से थैले 2 में एक लाल गेंद के स्थानांतरण, एक लाल गेंद के स्थानांतरण की घटना है। देखें बेटा E1 हमने क्या माना, थैले 1 से थैले 2 में एक लाल गेंद के स्थानांतरण की घटना, तथा घटना E2 मान लीजिए। घटना E2 है थैले 1 से थैले 2 में एक काली गेंद के स्थानांतरण की घटना, एक काली गेंद के स्थानांतरण की घटना। तो हमने दो घटनाएं मानी जो कि सैंपल स्पेस के विभाजन हैं, या तो थैले 1 से काली गेंद जाएगी थैले 2 में, या तो लाल जाएगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं E1 एंड E2 आर द पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस S। अब इन दोनों में बेटा एक घटना कॉमन हो सकती है, उस कॉमन घटना को हम A ले लेते हैं। कौन सी घटना कॉमन होगी उसको भी मैं बताता हूं आपको। माना घटना A, देखिए क्वेश्चन के लास्ट पोर्शन में उन्होंने बोला है कि तब एक गेंद थैले 2 से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की है। पहले बॉल को ट्रांसफर किए जाता है, इसके बाद थैले 2 से गेंद निकाली जाती है, और ये वाली जो बॉल निकाली गई है ये वाली बॉल रेड बॉल आती है। तो कॉमन कौन सी घटना है बेटा, कॉमन घटना ये है कि आप थैले 1 से थैले 2 में चाहे लाल गेंद को ट्रांसफर करें या थैले 1 से थैले 2 में काली गेंद को ट्रांसफर करें, लेकिन दूसरे थैले से निकलने वाली गेंद लाल हो सकती है दोनों दशाओं में। यह घटना कॉमन। मैं फिर से बता दूं, अगर आपने पहले थैले से निकाल के दूसरे थैले में लाल गेंद को ट्रांसफर किया है तो भी दूसरे थैले से लाल गेंद निकल सकती है। अगर आपने पहले थैले से दूसरे थैले में निकाल के काली गेंद को ट्रांसफर किया है तो भी तो दूसरे थैले से लाल गेंद निकल सकती है, तब भी तो दूसरे थैले में लाल गेंदें हैं हमारे पास। तो मैं ये घटना को क्या मान लेता हूं, दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की घटना। थैले 2 से लाल गेंद निकलने की घटना, थैले 2 से लाल गेंद निकलने की घटना, ये हमने कॉमन इवेंट मान लिया कि अगर आपने थैले 1 से लाल गेंद को ट्रांसफर किया है 2 में तो भी हम इससे लाल निकाल सकते हैं। अगर ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करेंगे तो थैले 2 से तो तब भी हम लाल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लाल निकालने से। अच्छा, जब इतनी चीजें हो जाती हैं, इसके बाद सबसे पहले मैं ये लिखता हूं कि ज्ञात मुझे क्या करना है। बेसिकली इन बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में मुझे ज्यादा आसानी रहती है, ज्ञात करना है। आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रायिकता फाइंड करनी है। उन्होंने लिखा कि निकाली गई गेंद लाल रंग की है, तो बेटा ये वाली बात तो बता दी गई, मतलब ये वाली बात तो हमें मालूम हो गई, और जो बात मुझे मालूम हो जाती है उससे हम प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरित गेंद की काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। स्थानांतरित गेंद के
काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। मतलब घटना E2 की प्रायिकता आपको चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A, दिस आई विल हैव टू फाइंड। इसके जस्ट बाद मैं तुरंत सबसे पहले सूत्र लिखना चाहता हूं। सूत्र बेज प्रमेय लगेगी यहां पर, तो बेज प्रमेय से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 अपॉन, दिस इज आवर सैंपल स्पेस, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ये फॉर्मूला यूज होगा। अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज आ रही हैं उन वैल्यूज को हम देख लेते हैं, दैट व्हाट आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज। क्या रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी? रिक्वायर्ड वैल्यूज में है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज जिन्हें हमें पता लगाना है और इसके बाद फॉर्मूले पे रखेंगे, वी विल गेट अवर आंसर। तो क्या होगी जरा देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है कि थैले 1 से थैले 2 में लाल गेंद को स्थानांतरण करने की प्रायिकता, यह इसका मतलब है। तो ध्यान से देखें बेटा, थैले 1 से आप इसमें लाल गेंद ट्रांसफर करेंगे, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो गौर से देखिए, इसमें कुल कितनी गेंदें हैं? 7। लाल वाली कितनी है? 3। तो यहां से आप लाल गेंद को निकाल लेके, यहां से आप लाल गेंद को निकाल के ले जाएंगे, इसकी क्या प्रायिकता होगी? 3/7। 3/7। अच्छा, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? कि थैले 1 से थैले 2 में काली गेंद निकाल के ले जाएंगे, इसकी प्रायिकता। तो इससे काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल कितनी गेंदें हैं? 7। काली गेंद निकलेगी, इस बात की क्या प्रायिकता है? इस बात की घटना, काली कितनी गेंदें? 4। तो प्रायिकता कितनी हुई? 4/7, 4/7। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद A अपॉन E1 के लिए आइए। A अपॉन E1 का मतलब, ये हमको पता है, इसकी प्रायिकता चाहिए। मतलब क्या हुआ? E1 हमको मालूम है, मतलब हमको ये पता है कि यहां से एक लाल गेंद इसमें डाली गई है, ये मालूम है। उस समय A की प्रायिकता मतलब थैले 2 से लाल गेंद निकलने की घटना। अब आप ध्यान से देखें बेटा, क्या मालूम है कि यहां से एक लाल गेंद निकाल के इसमें डाल दी गई है। अगर एक लाल गेंद निकाल के इसमें डाल दी गई है तो प्लीज मुझे बताएं कि यहां पर लाल वाली गेंदें अब कितनी होंगी? 5। 4 तो पहले थी ना, एक और निकाल के आपने इसमें डाल दिया, तब यहां लाल वाली कितनी हो गई? 5। काली वाली कितनी है? अभी भी 5। तो कुल गेंदें कितनी हो गई? 10। कुल गेंदें यहां पर 10। तो इससे एक लाल गेंद निकाल के इसमें डाली गई है, तो टोटल बॉल्स हो गई हैं 10। लाल वाली हो गई 5, काली वाली है 5, लेकिन मुझे लाल गेंद की प्रायिकता चाहिए इससे निकलने वाली। तो लाल गेंद की प्रायिकता होगी 5/10। क्यों 5/10? क्योंकि इसमें लाल वाली 5 हो गई हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 को देखिए। E2 हमको मालूम है और A की प्रायिकता चाहिए। E2 मालूम है, मतलब बेटा हमें ये मालूम है कि यहां से काली गेंद निकाल के डाली गई है। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए कि एक काली गेंद निकाल के हमने यहां पर डाल दिया। अब बताइए थैले 2 में कितनी काली गेंदें हैं? टोटल 6। 5 थी, एक काली निकाल के डाल दी, 6। लाल कितनी है इसमें? 4। अब बताइए उस समय लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? लाल अभी भी 4 ही है, तो 4 बटे, और कुल कितनी है? तो कुल है, काली हो गई थी 6 और ये 4, 10, तो 4/10। इसको आपको समझना है। और अब ये सारी वैल्यूज आप अपने उस फॉर्मूले पे जैसे ही अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको आपका आंसर जरूर मिल जाएगा। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसे आपको कैलकुलेट करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी।
मैं अब इसे इरेज कर देता हूं और आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन, सो प्लीज सी इट वेयर केयरफुली। लिखा हुआ यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए की प्रायिकता शून्य के बराबर नहीं है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इसको हम उधर भेज देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऐसा कब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ए की प्रायिकता के बराबर होगी। इंप्लाइज दैट अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता के बराबर है, सो इट्स श्योर कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए की वैल्यू के बराबर है। ऐसा कब हो सकता है? तो बेटा इट्स वेरी श्योर, आपने इस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो वहां पर भी एक ऐसी सिचुएशन हमको मिली थी। अगर वहां पर भी एक ऐसी सिचुएशन मिली थी तो प्लीज याद करें कि जब ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होता है, इट मींस ए जो होगा वो बी का उपसमुच्चय होगा, मींस ए विल बी द सबसेट ऑफ सेट बी। जो ए होगा वो बी का उपसमुच्चय होगा, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। आप क्वेश्चन 1 पे भी किए थे, वहां से भी आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन आप देखें सभी बच्चे, लिखा हुआ यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तब निम्न में से कौन सा सही है? ये हमको दिया है और इनमें से कौन सा सही है ये मुझे बताना है। और मैं देख रहा हूं सारे ऑप्शंस लगभग ऐसे हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं, देखिए आप इसका फॉर्मूला पहले तो अप्लाई करिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बहुत इजी है बेटा, आप एक काम कर दीजिए, ये जो नंबर डिनोमिनेटर में देख रहे हैं इसको वहां भेज दीजिए, इसको यहां ले आइए। तो जब आप बेटा इसको यहां ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो क्या मिलेगा आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, अब इसको पहचाने बेटा थोड़ा सा ध्यान से सभी बच्चे देखें। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा होता है तो मैं उसको लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, नीचे भी बी तो उधर भी बी नीचे। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और चेक करिए, मिलाइए ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा है। मैंने देखा ए में नहीं है, बी भी नहीं है, सी में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यही लिखा हुआ है। इट मींस द आवर करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ let's move to the question number 19, and this is the last question of probability miscellaneous exercise, and in fact the last question of probability also। 19 question, यदि a और b ऐसी दो घटनाएं हैं कि a और b ऐसी दो घटनाएं हैं कि probability of a प्लस probability of b
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तब आपको फिर से देयर आर 4 ऑप्शंस और आपको ये पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा सही नहीं है। सही वाला पता लगाना है, नहीं सही वाले में तो 3 आ जाएंगे। ध्यान से देखें बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कैंसिल कर सकते हैं हम दोनों साइड से। ओके, नाउ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को याद करिए क्या लिखा करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो एनी टर्म, कैंसिल हुआ है और 0 बचा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम उधर साइड लिए जाते हैं तो आपको ये कैसा दिखने लगेगा, एक तरफ ये हो जाएगा, एक तरफ ये हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये उधर चला जाएगा तो एक साइड में ये और एक साइड में ये, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, आप थोड़ा ध्यान रखें बेटा। इसके साथ मैं 1 को मल्टीप्लाई तो 1 को मल्टीप्लीकेशन में तो मान सकता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये गुणा में है, इधर आके भाग में आ सकता है, तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। प्लीज सी हियर, देखें आप ध्यान से, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ओके, अब इसको बेटा फिर से ध्यान से देखें। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और मैं कैसे लिख सकता हूं? हाउ कैन वी राइट इट? सो वी कैन राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर आंसर। प्लीज मैच द ऑप्शंस। आपके ऑप्शन 1 में है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, सो इट इज रॉन्ग। बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन आपके सामने लगे हुए हैं, आप भी देखें समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर मुझे बताएं। और मैं बता देता हूं आपको कि आज से हमारे इस लेक्चर से प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो गया है, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस लगा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट चैप्टर विल बी इंटीग्रेशन। मैं समाकलन को स्टार्ट करना चाहूंगा यहां पर, तो आप प्रोबेबिलिटी में प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके पास किसी का भी अनसॉल्व है पुराना, तो आप प्लीज उससे रिलेटेड सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन कहीं भी आपको डाउट करता है, कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करके आप बच्चों को दिखा दूंगा। लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, सो प्लीज बी रेडी, हम नेक्स्ट लेक्चर से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंटीग्रेशन का होगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।